नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे इंडिया की जो कोल फेज आउट जर्नी है, वो किस तरीके से होने वाली है, कोल फेज आउट जर्नी की ज़रूरत क्यों है, फेज आउट टर्म का मतलब क्या होता है और इंडिया का जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, जो कि उसकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हर 10 ईयर के लिए इश्यू करती है, उसमें कोल फेज आउट के बारे में क्या बताया गया है और जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो किस तरीके से ओपिनियन अपने रखते हैं कोल फेज आउट के बारे में। कोल ट्रांजिशन मतलब एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ना हमको जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड ना हो। तो इसकी जरूरत क्यों है हमको? हमने 2070 के लिए एक टारगेट सेट किया है कि हमको नेट जीरो इमिटर बनना है। तो उसके लिए हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और उनमें हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। अब जैसे हमारे पास जो सबसे कॉमन स्टेप्स था कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना ऑब्वियसली, तो हमने अभी जो हमारा मार्केट शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का 41% है, मतलब हम हमारा जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 41% रिन्यूएबल एनर्जी है, तो हमने इसमें स्टेप्स ले लिया है। जो हमारा एक्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते तो भी इमिशन कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम लॉन्च की थी, जिससे जो कि इमिशन कम करने को लेके मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इससे रिलेटेड था। हालांकि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, बट हमने उसके लिए भी एक्शन लिए थे। हमने इंडियन कार्बन मार्केट को रिसेंटली स्टेब्लिश किया है, जो कि इमिशन के साथ एक प्राइस अटैच करेगा, जिससे कि इमिशन कम होगा और ऐसी टेक्नोलॉजीज को फंड मिलेगा जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेगी और ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स है, उनमें से अगर हम कोल को धीरे धीरे कम करके या फिर धीरे धीरे उनको आउट कर दे हमारा मेन स्ट्रीम एनर्जी सोर्स से, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा जो इमिशन है वो कम हो सकता है, जिससे कि हम 2070 का हमारा नेट जीरो इमिशन का टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक केच क्या है कि यह जो हम फेज आउट करने की बात कर रहे हैं या फिर जो हम एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, ये काफी एक प्लान्ड मैनर में होना चाहिए, काफी कैलकुलेटिव मैनर में होना चाहिए। क्यों? इसका ऑब्वियस रीजन ये है कि हमारा अभी जो करंट पावर रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 15% कोल प्लांट्स फुलफिल करते हैं, क्योंकि कोल प्लांट काफी रिलायबल होते हैं, ये इंटरमीडिएट नहीं होते हैं। तो अगर हमारा 50% जो एनर्जी है या फिर उससे ज्यादा अगर कोल प्लांट से आ रहा है, तो हमको उसको एलिमिनेट करने के लिए या फिर उसको फेज आउट करने के लिए काफी काफी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, काफी कैलकुलेटिव प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम उसको किसी भी दूसरी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज जहाँ पे इस प्रोसेस को ऑलरेडी अडॉप्ट किया गया है, तो उनसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो डेमोग्राफिक है वो काफी अलग है, उसकी जियोपॉलिटिक्स है वो काफी अलग है। इंडिया में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से उसकी जो पॉपुलेशन है 65% के अराउंड वो यंग पॉपुलेशन है। तो उन लोगों को हमको भी रोजगार भी देना है, और रोजगार देने के लिए हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री के लिए हमको काफी सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो हम उस फ्रंट पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और इन्वायरमेंट फ्रंट पे भी हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमको एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच को यूज करके चलना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें रिसेंट की, तो हमारा जो 415 जो हमारा गीगावाट का है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिसमें से 41% हमारा रिन्यूएबल है, बाकी हमारा न्यूक्लियर और कोल है। अब इसमें से इस साल जो हमारा पावर का पीक डिमांड था वो 223 गीगावाट था, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50% के अराउंड 45 टू 50% के अराउंड हमारा टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये तो काफी अच्छी बात है। पर इसमें इशू ये है कि हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें मेजॉरिटी पोर्शन कोल का है, तो हमको उसको रिप्लेस करना है किसी ऐसे सोर्स से जो रिलायबल भी रहे और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहे। ये जो ग्रोथ है ये ईयर टू ईयर 5% का शो कर रहा है। लास्ट ईयर जितना पावर डिमांड था उससे आज इस साल के ईयर का, तो हमको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि हमको इस फेज में कोल को धीरे धीरे हटाना है कि हमारा जो एनर्जी ग्रोथ रेट है वो भी कैटर हो सके और जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसको भी हम फुलफिल कर सके। अब कोल फेज आउट जो टर्म है ये अपने आप में एक थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। अब इसमें हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक होता है कि कोल को एज अ परसेंटेज हमको कम करना है, और एक होता है कि एब्सोल्यूट टर्म में हमको उसको कम करना है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो उसका जो एज अ परसेंटेज अगर हम बात करें, जो कोल का है वो तो परसेंटेज में डाउन हो रहा है। मतलब आज अगर 22 में अगर वो एज्यूमिंग 51% है, तो 2030 तक वो रफली अराउंड 45 या 48% तक हो जाएगा। ये एक रफ फिगर है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कोल फेज आउट जो फेज डाउन जो टर्म है वो कितने वो कंफ्यूजिंग कैसे है। और अगर हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, तो जो 22 में हमारा जो स्टेब्लिशमेंट है कोल का वो अप्रोक्सीमेटली 230 गीगावाट के अराउंड है, पर वो बढ़ के 275 गीगावाट हो रहा है। तो यहाँ पे तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रहा है, बट जो परसेंटेज टर्म में अगर हम बात करें तो वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे कैच क्या है कि हम अगर रिन्यूएबल को उस रेट से बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एजम्पशन ये है कि हमने रिन्यूएबल इस रेट से बढ़ा दिया है कि वो जो कोल है वो परसेंटेज टर्म में कम हो गया है, बट यहाँ पे वो ज्यादा दिख रहा है हमको। तो इस तरीके से जो कोल फेज आउट है
वो इन दो टर्म के बीच में कंफ्यूजिंग होती है। तो अगर आप कहीं पे भी कोल फेज आउट को टर्म को यूज कर रहे हैं, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप परसेंटेज टर्म में उसको यूज कर रहे हैं या फिर एब्सोल्यूट टर्म में उसको यूज कर रहे हैं। जो हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है वो क्या बोलता है कोल फेजिंग आउट के बारे में। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो कि हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोवाइड करता है हर 10 ईयर के लिए, एक तरीके से वो गाइड का काम करता है एनर्जी सेक्टर के लिए। वो ऐसा बोलता है कि अब हमको नए कोल प्लांट्स की जरूरत नहीं है, बट जो ऑलरेडी हमारा डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 54 गीगावाट का पावर प्लांट्स जो कि कोल बेस्ड रहेंगे उनको मंजूरी दे रखी है, जिसमें से ऑलरेडी 26 गीगावाट का तो अंडर द कंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान का अभी स्टैंड है। अब इसमें जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एयर, तो इसका ऐसा मानना है कि जो हमारा पावर का रिक्वायरमेंट है 2032 तक, वो हमारा 259 गीगावाट के अराउंड रहेगा। और हमारे पास जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, अगर हम अभी जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है उसको कंप्लीशन मान लेते हैं, तो हमारे पास 275 गीगावाट हो जाएगा। तो उनका भी ये मानना है कि अब कोई भी नए कोल प्लांट को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये एनईपी और जो सी सीआरईए का स्टैंड था। अब इसमें एक्सपर्ट लोगों का क्या मानना है। एक्सपर्ट लोग भी सेम चीज बोलते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कोल प्लांट्स के से जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुका है, हमको और ज्यादा कोल प्लांट्स को सेटअप नहीं करना है, अब हमको रिन्यूएबल की तरफ बढ़ना चाहिए। उनका एक ओपिनियन यह भी है कि अब अगर हम कोल प्लांट्स में बहुत सारा पैसा फंसाते हैं, क्योंकि कोल प्लांट्स स्टेब्लिश करने के लिए काफी सारा कैपिटल लगाना पड़ता है, उसका जेस्टेशन पीरियड मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो भी काफी लंबा होता है। तो इतने टाइम तक पैसा अटका रखना, और कल को अगर जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है, इंटरनेशनल रूल्स अगर कुछ ज्यादा ही हार्श बनते हैं, तो चांसेस है कि ये जो पैसा है ये फंस के रह जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को कोई भी अभी इंटरनेशनली प्रेफर नहीं किया जा रहा है। तो चांसेस है कि वो पैसा फंस सकता है। तो उनका ऐसा मानना है कि इसी रिस्की स्ट्रेंड असेट को क्रिएट करने की जगह हमको इस फंड को डायरेक्ट करना चाहिए, मतलब उसको चेंज, उसका जो पाथ है उसको चेंज करना चाहिए। किसकी साइड? ऑलरेडी जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन फेज में उसको कंप्लीट करने में लगाना चाहिए। जो स्टॉल्ड हमारी प्रोसेसेस है उसकी एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उनको फंड करना चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे पुराने प्लांट हो चुके हैं, जो अपनी एज पूरी कर चुके हैं, उनकी डीकमीशनिंग में भी काफी पैसा लगता है, तो उसको भी डीकमीशनिंग में हमको उस फंड को ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा रिन्यूएबल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो इस फंड को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यह एक जस्ट हमारे पास फैक्ट है कि जो हमारा G20 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उसमें से अगर हम बात करें अभी, जो 10 अगर एक रफली फिगर बात करें, 10 अगर कोल प्लांट्स है जो चल रहे हैं या फिर जो बनने वाले हैं प्रपोज कोल प्लांट्स है, उसमें से 10 में से आउट ऑफ द वर्ल्ड नो कोल प्लांट ऐसे हैं जो G20 कंट्रीज में हैं। तो यह एक जस्ट एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है कि अभी इंडिया के पास इसकी लीडरशिप है। तो अगर हम चाहें तो एक रोल मॉडल बन सकते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेके, जो कि बाकी कंट्रीज जो G20 ग्रुप में है उनके लिए एक पाथ का काम करेगा, गाइड का काम करेगा। तो ये था मेरा वीडियो इंडिया की जो कोल फेज आउट की जो जर्नी है उसके बारे में, कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए और एक्सपर्ट लोगों की इसमें क्या राय है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।